माननीय जस्टिस श्री N.K. मल्होत्रा साहब, लोकायुक्त उत्तर प्रदेश, श्री R.K. मित्तल साहब IAS सेवानिवृत्त हैं और कवि शांति मिशन के अध्यक्ष हैं, श्री मनोज S. चंदेल जी, ये पुस्तक के जो आयोजन हुआ है मेले का उसके कन्वीनर हैं, टीपी हवेलिया जी, श्री श्यामलेश जी, माथुर साहब, श्री राम शुक्ल जी, श्री मदन जी, उपस्थित सभी देवी एवं सज्जनों, पुस्तक मेले के आयोजकों द्वारा खासकर से मनोज S. चंदेल साहब के द्वारा किए गए सम्मान से मैं अपने को गौरवान्वित अनुभव करता हूं और अभिभूत हूं। पुस्तक के मेले का आयोजन हुआ है, ज्ञान का भंडार यहाँ पर है और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ज्ञान ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और गांधी ने कहा था one ounce of action is more important than tons of knowledge। तो दोनों के बीच में एक सिंथेसिस बनाने का काम मैंने किया और शुरुआत इस बात से करते हैं कि माननीय लोकायुक्त के हाथों से ये पुरस्कार मिला है और वहाँ उपस्थित है श्री R.K. मित्तल साहब को, जिनके लिए हमारे मन में बहुत ही आदर है, बहुत आदर का भाव है और एक अच्छे बहुत ही चिंतक और विचारक हैं। आवश्यकता इस बात इस देश को है कि जो शासक यहाँ के हैं उनको ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि न्यायाधीश लोग करते हैं। दो भाई था, दोनों में बहुत प्रेम था, दोनों भाई से कोई जब जाता था बाजार में, दोनों को एक एक लड़का था, कुछ सामान लड़कों के लाता था वो। एक दिन बड़ा भाई बाजार गया, वहां से आम खरीदा। एक आम थोड़ा बड़ा था और एक थोड़ा छोटा था। होता यह था कि जब ये घर आते थे लोग, बड़े भाई का लड़का दौड़ता था दाईं ओर और छोटे का लड़का बाईं ओर, और जब आम लेके लौट रहा था, एक आम बड़ा था एक छोटा था। उसके मन में आया कि मेरा लड़का तो दाएं तरफ आएगा, इसलिए बड़ा आम उसने दाएं हाथ में रख लिया और छोटा आम छोटे भाई के लिए चूंकि बाएं दौड़ेगा। जब घर पहुंचा तो स्थिति उलट गई। छोटे का दौड़ गया दाएं तरफ और बड़े का दौड़ गया बाएं तरफ।
अब देखा करे तो क्या करे। उसने क्या किया कि हाथ को उलट दिया, हाथ को ऐसे कर दिया। छोटा भाई दूर से देख रहा था, कहा कि लगता प्रेम खत्म हो गया हम लोगों का, बंटवारा कर लो आपस में। कहने का मतलब ये है कि जैसे न्यायाधीश करते हैं, लोकायुक्त महोदय करते हैं, उसी प्रकार से आगे शासक हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, देश का शासन करते हैं, उनका दोनों हाथ ऐसा होना चाहिए, सामने होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समस्या देश में हो रही है कि हम न्याय की व्याख्या जो वो लोग करते हैं, न्याय की व्याख्या तो अलग है, वो लोग करते हैं, कोई काम की व्याख्या करते हैं, कोई विषय की व्याख्या करते हैं, तो अपने हिसाब से करते हैं। सत्य है वो नहीं कहते, सत्य जो उनको अच्छा लगता है वो कहते हैं कि ये सत्य है, ये सत्य नहीं है। तो महत्वपूर्ण बात ये है कि इस देश में ऐसा हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। और जो राजा है, राजा जो वंशानुगत तो नहीं रह गया, लोकतंत्र है, लेकिन जो गद्दी पर राजा ही है, उसको तो ऐसे करना चाहिए। मुझे खुशी की बात है कि यह पुरस्कार मुझे न्यायाधीश माननीय लोकायुक्त के हाथों से मिला है। हम बहुत ही आपको शुक्रगुजार करते हैं, क्योंकि न्याय तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये जो मेरा स्टॉल भी लगा है सुलभ का सामने, और कुछ साहित्य बांटे जा रहे हैं, मेरा अभिभाषण भी आपको बांटा जा रहा है। तो हम कुछ साइलेंट पॉइंट ही बात कर पाएंगे, कि बहुत लंबी बात करेंगे तो आदमी का मन उचट जाता है सुनने से। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट बात करके बात समाप्त करेंगे। सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं, दिनकर की और प्रकाशित पंक्तियाँ हैं, वह है दूरियां उनके लिए अमोघ, छतों तक जिनको जाना है। दूरियां उनके लिए अमोघ, छतों तक जिनको जाना है। बादलों पर है जिनकी दृष्टि, बादलों पर है जिनकी दृष्टि, उन्हें पथ आप बनाना है, उन्हें पथ आप बनाना है। तो बहुत से तो कार्य ऐसे होते हैं जिसका अनुसरण आप करते हैं, लेकिन बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको रास्ता स्वयं बनाना होता है। और हमारी यात्रा जो है जीवन की, वही यात्रा है। मेरा जन्म एक धनी परिवार में हुआ था। ब्राह्मण में धनी बड़े कम लोग होते हैं, लेकिन संयोग ये हुआ कि कुछ वर्षों के बाद संपत्ति सब बिकने लगी और काफ़ी बिक गई। थोड़े कष्ट में आ गए हम लोग। पटना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र में प्राध्यापक बनना चाहता था। संयोगवश बिहार गांधी जन्म शताब्दी समारोह समिति में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करने आया। मेरे सचिव ने कहा, महासचिव ने, कि गांधी का सपना तुम्हें पूरा करना है, महिला ढोने की प्रथा समाप्त करनी है, और जो उनमें लगे हुए हैं लोग, उसमें उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है। मैंने कहा कि सर, मैं तो ब्राह्मण जाति का हूँ, और बचपन में मैंने डोम औरत को छू दिया था। उसके चलते मेरी दादी ने मुझे पटकवा करके गाय का गोबर खिलवाया था, गाय का मूत्र पिलवाया था, और गंगा जल से स्नान करवाया था कि शुद्धिकरण के लिए। तो मैं कैसे अछूतों के साथ काम कर सकता हूँ। दूसरा कहा मैंने कि मैं इंजीनियर तो हूँ नहीं, मैं समाजशास्त्री हूँ। तो जब तक विकल्प नहीं दूंगा कमाऊ शौचालय का, तब तक कैसे कोई
किसी को हम कहेंगे कि कमाऊ शौचालय का इस्तेमाल आप ना करें। उन्होंने कहा कि देखो, इस मैं नहीं जानता तुम ब्राह्मण हो कि नहीं हो, इंजीनियर हो कि नहीं हो, मैं तुम्हें लाइट देख रहा हूँ, तुम इस काम को कर सकते हो। मेरे पास कोई चारा था नहीं। समाज शास्त्र में पढ़ाई हुई थी हम लोगों को कि जिस समाज के लिए, जिस समुदाय के लिए काम करना हो, उसके साथ जाकर रैपो बिल्ड करना चाहिए। बिहार में एक जगह है बेतिया, पहले चंपारण का भाग था, अभी भी अलग हो गया है अब तो, जहाँ से महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की थी। वहाँ कॉलोनी है जगजीवन राम जी के नाम पर, वाल्मीकियों की। वहाँ गए और रहे 3 महीना। वहाँ पर जाके उनके जो ओरिजिन है, उनका कल्चर क्या है, उनके मोर्स क्या है, वैल्यूज क्या है, सब का अध्ययन किया हमने। उनके यहाँ रहते थे, खाते थे, बात करते थे। इस काम से पिताजी बहुत दुखी थे और ब्राह्मण समुदाय के लोग मुझे अपने साथ बैठने नहीं देते थे। दूर से कहते थे कि आप उधर बैठिए, आज वाल्मीकियों के नेता है, आप यहाँ नहीं बैठ सकते। और सबसे दुखी थे हमारे ससुर जी। मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, 22 वर्ष की अवस्था में। तो वो इतने नाराज होते थे, इतने नाराज होते थे और किन शब्दों का प्रयोग करते थे मैं आपको नहीं कह सकता हूँ। एक दिन इतने गुस्से में आ गए, इतने गुस्से में आ गए कि कहा कि आपका चेहरा हम देखना नहीं चाहते। अब दामाद का चेहरा ससुर देखना ना चाहे, सोचिए कैसा होगा। कहा कि आपने मेरी लड़की का जिंदगी खराब कर दिया। मैंने सोचा था कोई अच्छा काम आप करेंगे। लोग पूछता है दामाद क्या करते हैं, मैं क्या कहूँ कि अछूते सा रहते हैं। यही काम ब्राह्मणों का रह गया है। पटना विश्वविद्यालय से पास किया था, सोचा तो अच्छा काम करेंगे आप। बिहार में परंपरा ये है कि अपने से बड़ों से मुंह लगा के हम बात नहीं कर सकते, चुपचाप सुन के हम लोग निकल जाते हैं। उस दिन मैंने हिम्मत की और धीरे से कहा उनको कि देखिए, अब इतिहास का पन्ना उलटने हम चले हैं, या तो उलट देंगे या खो जाएंगे। अब हमारे लिए बस की बात नहीं है कि अब उस काम को छोड़ करके अब हम दूसरा काम करें। कहते कि नौकरी करिए, कोई दूसरा काम करिए। बोले कि अब हमारे बस की बात नहीं है अब काम करना। और जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि तुम्हें काम करना है, तुम्हें लाइट देख रहे हैं। वो एस्ट्रोलॉजर तो थे नहीं, तो अब कैसे लाइट देखा, क्या देखा, तो वही बता सकते थे। तो वहाँ घटना घटी कॉलोनी में कि सुबह सुबह एक लड़की नई नई शादी होके आई थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैं गया, देखा कि एक लड़की चिल्ला रही है। देखा कि आपके सास ससुर उसको मैला ढोने के लिए विवश कर रहे थे। साल में करती है, लगता है उसके पिताजी के पियन में रहे होंगे। तो हम जब मना करने गए तो सास ने पूछा हमसे कि अच्छा पाठक जी बताइए, कल से क्या काम करेगी? सब्जी खरीदेगी तो इसके हाथ की सब्जी कौन खरीदेगा? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हमारे वेद, पुराण, स्मृतियां ये ज्ञान के भंडार है, लेकिन कहीं कहीं काला धब्बा है। मैं जवाब नहीं दे पाया। यदि वो अपराध करते हैं, न्यायमूर्ति बैठे हैं, कभी कोई अपराध करता है यदि और हीनस न हो तो वो आदमी जेल से निकल सकता है। लेकिन जो समाज ने जेल बनाया हुआ है वो ऐसा जेल है
कि वंस यू आर बोर्न अनटचेबल विल डाई एज अनटचेबल, उससे निकलने का कोई चांस ही नहीं है। इतना बड़ा कठोर नियम समाज ने बनाए। उसके बाद क्या हुआ, 10 रोज करीब, 10 रोज नहीं, अब अंदाज से कर रहे हैं आपको, हम लोग चाय पीने जा रहे थे बेतिया शहर में, उन्हीं कॉलोनी के उस लोगों के साथ। एक लड़का लाल कपड़ा पहने हुए था, उसको बुल शाह ने अटैक कर दिया। सब लोग दौड़ा बचाने के लिए। किसी ने कह दिया उसमें क्राउड से कि वो लड़का तो वाल्मीकि कॉलोनी का है, सबने छोड़ दिया। ऐसा समाज हो सकता है क्या कि बच्चा को एक सांड या जानवर अटैक किया हो और कोई जाति पूछेगा, धर्म पूछेगा और तब बच्चे को बचाएगा? हम लोग बच्चों को ले गए अस्पताल में, वो दम तोड़ दिया। वही मैंने गांधी की कसम खाई। अब पिताजी को भूल गए, ब्राह्मण स्पिरिट को भूल गए और ससुर जी को भूल गए। वही गांधी की कसम खाई कि गांधी का सपना हम पूरा करके रहेंगे, पूरा करके रहेंगे। तो मेरी यात्रा की शुरुआत जो है वहीं से हुई है। गांधी के बारे में सब लोग जानते हैं, वो चर्चा नहीं करेंगे। गांधी की स्वच्छता के बारे में उनका था कि आज़ादी बाद में चाहिए, स्वच्छ भारत पहले, इतना कंसर्न थे गांधी। और महिला ढोने की प्रथा को समाप्त करना चाहते थे और ये चाहते थे कि समाज में स्थान होना चाहिए। उन्हें यहाँ तक कहा है गांधी ने कि एक स्कैंजस महिला को भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। लेकिन गांधी ने कहा है कि जब तक कि महिला ढोएंगे तब तक इनके साथ खाना कोई नहीं खाएगा। तो गांधी ने लिखा है, हुआ ये था कि 1934 में उड़ीसा में गांधी ने अपर कास्ट के लोग बुलाया था स्कैवेंजर्स के साथ खाना खाने के लिए। सब लोग आए, लेकिन जब खाने का समय हुआ तो सबने मना कर दिया। कहा, गांधी हम इनके साथ खाना नहीं खा सकते। तो गांधी ने लिखा है कि इंडियंस आर रेडी टू फेस द बुलेट्स ऑफ द ब्रिटिशर्स बट अनेबल टू ईट with untouchables because of fear of Brahmins। तो ये इंपॉर्टेंट है। गांधी ने कहा है कि एक वैज्ञानिक शौचालय का आविष्कार होना चाहिए जिसमें इनको मैला ढोना ना पड़े। तो गांधी के बाद अटेम्प्ट्स हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं। सरकार के द्वारा, अर्ध सरकारी संस्थाओं के द्वारा, गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा प्रयास हुए, लेकिन कोई विकल्प नहीं दे पाया। तो जिसके लिए पुरस्कार आपने दिया मुझे, उसके सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि मैंने एक ऐसे सुलभ शौचालय का आविष्कार किया जो अप्रोप्रिएट है, अफोर्डेबल है, इंडिजिनस है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है। और उस आविष्कार ऐसा साबित हुआ कि BBC वर्ल्ड होराइजन ने दुनिया के जो 5 आविष्कार है उसमें एक को सुलभ शौचालय को माना है। कहा कि 5 आविष्कार हुए दुनिया में, एक आविष्कार सुलभ शौचालय है। और जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि 5 साल के अंदर हर घर में शौचालय हो जाना चाहिए, यदि हम आविष्कार न किए होते तो आज तक न मैला ढोने की प्रथा समाप्त होती और न ही खुले रूप में शौच करने की कोई रास्ता ही नहीं था। क्योंकि अपने यहाँ ये जो प्रत्याशा आप लोगों को है कि नहीं है, हमारे यहाँ हुआ यह है कि ओपन डेफिकेशन तो जब से आदमी पैदा होगा उसमें स्टार्ट हुआ होगा। लेकिन पौराणिक काल में आके देवी पुराण में एक चर्चा है कि भारतीयों को कहा गया कि घर के आसपास शौच नहीं करना चाहिए। बोला कहाँ करना चाहिए? बोला तीर छोड़िए, जहाँ तीर गिरे उतनी दूर जाइए, मिट्टी खोदिए, घास पर डालिए और शौच करिए, फिर घास पर डाल के मिट्टी से ढक दीजिए। तो तरीका तो अच्छा दिया गया। उसमें
पेड़ काफ़ी थे, बुशेस झाड़ियाँ थी छिपने के लिए, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट हमारा है। तो इस कारण से ये जो प्रथा उससे चली, ये रिलीजियस सैंक्शन जो मिल गया, कल्चरल सैंक्शन जो मिल गया, उससे कठिनाई हुई। अब 5000 वर्ष से हमने कहा कि घर के आसपास शौच नहीं करना। अब हम कह रहे हैं घर के अंदर शौचालय होना चाहिए। तो दो समस्या थी, एक तकनीक का अभाव था और एक कल्चरल प्रॉब्लम था, कल्चरल लीगेसी थी भारतीयों के लिए। जब ब्रिटिश आए तो सीवर लगाया उन्होंने। पहला सीवर लगा था लंदन में 1850 में, दूसरा लगा न्यूयॉर्क में 1860 में, और तीसरा शहर था जिसको कोलकाता आजकल कहते हैं 1870 में। थर्ड सिटी था वर्ल्ड में जहाँ सीवर लगा। स्थिति क्या है आज की तारीख में? टोटल शहर आपके पास है 7935। नोटिफाइड शहर कितने हैं? 4041। सीवर कितने लगा हुआ है? 160 शहरों में, वो भी पूर्ण नहीं है। और कहते हैं STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये है 270। कितने वर्ष में लगे हैं? 145 वर्ष में। तो 145 वर्ष में सिर्फ 160 शहर में लगे हैं ये। तो इस टेक्नोलॉजी से जो दो समस्याएं हमारे देश की हैं, उनका कभी निदान नहीं निकल सकता था। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमने दो टेक्नोलॉजी निकाली, एक घरों के लिए जिसमें कि पानी 1 लीटर लगता है, उसमें गैस पाइप नहीं होता है, गैसेस जो है वो मिट्टी में जो होते हैं, और नीचे ब्रेनग्राउंड मिट्टी होती है। तो मिट्टी में जो बैक्टीरिया है उसी से वो खाद बन जाता है। 2 गड्ढा है, एक चालू करिए, एक बंद रखिए, पहला भर जाए तो दूसरा चालू करिए, और 2 वर्ष के बाद मिट्टी हो जाती है, उसको निकाल के खेत डाल दीजिए। जो टैंक है, जो पिट है, उसको साइज हो सकता है 2 साल का, 4 साल का, 10 साल का, 20 साल का। जो हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ है 40 वर्ष का। जो धनी आदमी है उसको यदि आप कहेंगे भाई 2 साल साफ करना है, बोला नहीं ऐसा नहीं चाहते हम। जो धनी आदमी होते हैं जब तक पैसा खर्च नहीं करते हैं उनका मन नहीं भरता है। एक धनी आदमी थे रांची में, बीमार पड़ गए, तो डॉक्टर थे ब्रह्मेश्वर प्रसाद, सही कहानी है ये। वो बुलाया गया, वो आंख बंद किए हुए था आदमी। कहा डॉक्टर साहब का फीस कितना है? बोला 32 रुपया, उस जमाने का 68 में। तो कहा कि डॉक्टर ठीक नहीं है, दूसरा डॉक्टर बुलाओ। तो वो लोग डॉक्टर साहब से माफ़ी मांगा, लड़का लोग कि भाई डॉक्टर साहब आपसे डॉक्टर तो कोई है ही नहीं है, तो आप जरा चाय पीजिए फिर देख लीजिएगा। डॉक्टर साहब मान गए, वो समझ गए बात को। थोड़ी देर बाद गए फिर चाय पी करके, डॉक्टर का फीस कितना है? बोला 200 रुपया। हाँ ये डॉक्टर ठीक है, ये इसको दिखाओ हमको। तो हम लोग डिजाइन ऐसा कर दिया है कि झोपड़ी में जो रहता है वो शौचालय बनता है 3000 में, 3000 में। मिट्टी का इसका घर है, ईंटे का घर है, पक्के का घर है, 2 महला घर है। तो ऐसे डिजाइन बना दिए हैं कि जो जैसा क्लाइंटेल होगा उसको सूट करेगा। तो ये महत्वपूर्ण बात यह है कि उस टेक्नोलॉजी है, और दूसरा टेक्नोलॉजी है जिसका आप देख सकते हैं यहाँ पर जा कर के, जिसमें कि सेप्टिक टैंक आप बनाएंगे तो साफ करेगा कौन? अब जिसे साफ होता है उसमें होता है डिकम्पोज स्लज, पानी और कच्चा मनुष्य बल। आपने कानून बना दिया है कि मैला छूना, ढोना, साफ करना अपराध है। और सेप्टिक टैंक रहेगा, बड़े इंजीनियर लोग बैठे हैं, माथुर साहब इंजीनियर हैं, मिश्रा बहुत इंजीनियर बैठे वहाँ पर है। तो सेप्टिक टैंक बनाएंगे, स्कैवेंजिंग विल बी इंपरेटिव। तो कंट्राडिक्शन कितना है? सरकार कानून पास कर रही है कि जो महिला छुएगा वो अपराध हो जाएगा, और जो टेक्नोलॉजी चल रही है इस देश में सेप्टिक टैंक की, उसमें महिला छूना ही पड़ेगा। इन सब पहलुओं को भी ध्यान देता नहीं है। चलिए, तो उस महत्वपूर्ण बात इसमें है कि हमने उसके बदले लगाया बायोगैस प्लांट। उसमें गैस निकलता है और बल्ब जलता है, उसमें खाना पकता है,
अब जाड़े के दिन में आप ताप सकते हैं, रात में बिजली बनती है। और जो पानी है वो पानी इतना साफ है, पानी है कहीं जी, तो पानी इतना साफ है कि उस पानी को यदि आप खेत में डाल सकते हैं, खाद है। और जो गोमती आपका है, गंगा है, यमुना तो इधर नहीं है, उसमें यदि डालते हैं तो प्रदूषण नहीं होगा। अब ये टेक्नोलॉजी निकाल के हमने दिखा दिया, सबको दिखा, भारत सरकार को दिखा दिया कि भारत सरकार में जो लोग बैठे हैं, पता नहीं क्या उनका स्वार्थ है, वो तो ही हम जानते हैं, इसको अपनाना नहीं चाह रहे हैं। अब इसको मैं क्या करूं? तो ये अब देखिए, इसमें जो ये पानी देखिए हमारे हाथ में है, इस पानी को गोमती में डालेंगे तो प्रदूषण होगा? कभी नहीं होगा। तो सरकार को ये चाहिए कि भाई ये टेक्नोलॉजी लगा करके जहाँ पानी का मुहाना गिर रहा है, यमुना में, गंगा में, गोमती में, जहाँ भी हो, इस पानी को छोड़ोगे तो प्रदूषण होगा नहीं। ऐसे तो पानी बहुत महंगा पानी है, तो खाद के रूप में काम करता है, लेकिन छोड़ना पड़े यदि तो इस पानी को छोड़िए। कहने का मतलब ये है कि हमने सारे समाधान दिखा दिए, हमने रास्ता दिखा दिया इस देश को कि आप कैसे नदियों का प्रदूषण रोक सकते हैं, कैसे महिला ढोई प्रथा समाप्त कर सकते हैं, कैसे आप ओपन डेफिकेशन बंद कर सकते हैं, सब हमने बता दिया है। अब करना तो इनके हाथ में है, करना इनको पड़ेगा। तो ये जो महत्वपूर्ण बात ये है, समय नहीं है, हम बहुत बात छोड़ना चाहते हैं, तो ये तकनीक बता दिया। अब तकनीक से क्या हुआ? तो मेरा ये है कि हमने जो समस्याएं थी समाज की, देश की, महिला ढोई प्रथा समाप्त करने का, ओपन डेफिकेशन समाप्त करने का, उसकी तकनीक निकाली। और सरकार से जो महत्वपूर्ण बात है, मित्तल साहब बैठे यहाँ पर, इन्हीं कैसे एक काउंटर पर IAS अफसर बिहार में थे, उन्होंने कहा कि बुलाया हमको, कहा कि तो देख के हंसने लगे, बोला तुम कौन हो? हम सर संस्था के हम सेक्रेटरी हैं, आपने बुलाया है। हाँ देखो ना, हम सोचे, हम चाय का ऑर्डर दे चुके हैं, हम सोचे कोई बूढ़ा आदमी मिलने हमसे आवेगा, उसके हाथ में लाठी होगी और वो जो है तो फ्रीडम फाइटर होगा, तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम गांधी के साथ काम किए थे। हम सर जब हम 5 साल के थे तो गांधी की हत्या हो गई। हाँ ये तो हम भी सोच रहे हैं। अच्छा बैठो बैठो, तो फाइल पढ़ा है हमने, तुमने सब काम किया है क्या? हम के हाँ सर। तो तुम्हारा काम जो है, एक IAS अफसर 71 में सुलभ कुछ नहीं था, उसमें कागज पर था, एक IAS अफसर एस्ट्रोलॉजर कैसा कह रहा है कि तुम्हारा काम जो है इस देश में व्यापक प्रभाव डालेगा। कैन इमेजिन 50 पन्ना पढ़ के कोई IAS कर सकता है? लेकिन कहा खतरा देख रहे हैं इसमें हम। सर खतरा क्या है? खतरा है जो तुम ग्रांट मांग रहे हो, तुम्हारा फाइल आया हुआ 50 रुपये देने के लिए हमारे पास में। तुम जहाँ काम करते थे गांधी शताब्दी में, उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रेसिडेंट, हमसे गवर्नर एक्स ऑफिशियो, और चेयरमैन CM एक्स ऑफिशियो। कितना रुपया तुम मांगते थे? तो बोला 5 लाख। कितना मिलता था? 2.5 लाख। अप्लाई कब करते थे? तो अप्रैल में। कब मिलता था? तो फरवरी में। देखो सोसाइटी हेड में गवर्नर चीफ मिनिस्टर मांगे 5 लाख और मिले 2.5 लाख, तुम्हारा क्या होगा? तुम 50 रुपये लोगे, वित्त विभाग अगला साल बैठेगा, 10 ऑब्जेक्शन लगा देगा, तुम जवाब देते रह जाओगे साल 2 साल, फिर 50 मिलेगा। तो इसलिए तुम्हारा काम चलेगा नहीं। मैंने सोचा तुम्हारे लिए, अब कोई IAS अफसर इस देश में मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा, कोई NGO कैसे चलेगा, कैसे काम करेगा, कैसे देश में व्यापक प्रभाव, ऐसा कोई IAS तो मेरे ख्याल से कोई है कि नहीं, आई डोंट नो, कि वो कह रहे हैं कि तुम्हारे सोचा हमने है। 1 सप्ताह टाइम लगाया तुम्हारे फाइल पर हमने, सब ठीक है। तुम ऐसा करो, ग्रांट नहीं लो, तुम काम कराने का पैसा ले लो। आज जब तक किसी का पैसा तुम मिसयूज नहीं करोगे,
तब तक तुम्हारी संस्था चलती रहे। हमने कहा सर हम नहीं महसूस करेंगे। अरे अब मेरे पास पैसे नहीं है। आदमी का मन बदलता है जब उसको पैसा आता है। पैसा बहुत आएगा इसमें, जो हम समझा रहे हैं तुमको। कहा कि देखो फाइल पर लिखने के पहले गारंटी चाहिए। तुम चुप रह गए। अरे बैंक गारंटी नहीं है मांग रहे तुमसे, हम तुम रुपया कहाँ है, पर चेहरा तुमको याद रहेगा। हमको जी सर। अरे इतना जल्दी कह दिया, भूल जाओगे हमको। गौर से देखो हमको, देर तक देखो। अब सोचिए कितना आँख में आँख मिला के देख रहा है कि ये सब सर को कितना डिफिकल्ट था मेरे लिए। और जब कहीं सर हो गया, ना ना अभी नहीं, थोड़ा और देखो। खैर फाइल पर उन्होंने लिख दिया। इन्होंने हमसे कहा कि गारंटी यही तुमसे है कि बेईमानी करने का मन कभी तुमको आ जाए, मुझे याद कर लेना पहले। मुझे याद करके जो तुमको बेईमानी करना करना, लेकिन मुझे जरूर याद करना तुम। और आज उस आइए सबसे का, अब तक तो हम ईमान बचाए हुए हैं, आगे हम नहीं जानते क्या होने वाला है, लेकिन आज तक आइए सबसे का जो है ना, हमने झुकने नहीं दिया उसका। तो इसमें दो आदमी का है, एक पॉलिटिकल है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव है। पॉलिटिकल थे देवराम प्रसाद राय। उन्होंने कहा था कि सामाजिक महत्व का काम सरकार या संस्था अकेले नहीं कर सकती, दोनों मिलकर काम करे तब ये काम हो सकता है। और सुलभ उसका बेस्ट एग्जाम्पल इस इंडिया में आज है। तो महत्वपूर्ण क्या बात इसमें क्या है कि अब जो काम, पहला रुपया मुझे मिला कितना, 500 रुपया आराम म्यूनसिपैलिटी से। जिस अधिकारी ने चेक काटा, मजिस्ट्रेट साहब रख लिए, बुलाए हेड क्लर्क को, उपाध्याय जी थे। बोले उपाध्याय जी ये पैसा खा जाएंगे तो क्या होगा। तो आए देखिए, हमको सर ये लड़का ऐसा लगता नहीं है, और खा जाएगा तो आप पैसे काट लीजिएगा। तो आप तो कुछ जानते नहीं हैं, ये तो पहले से हम जानते हैं इनको, हमको पे अधिक मिलता है आपसे। तो सवाल उठता है कि इसमें आप जैसा हमरे पैसे कटेगा, आप क्यों दीजिएगा। खैर चेक मिला। वहाँ के चेयरमैन थे फ्रीडम फाइटर रामविलास सिंह। जब देखा उन्होंने कहा कि किसने किया, तो हमसे पर चेक करा दिया उन्होंने। कहा बेटा ये तो गांधी का सपना था, और हम फ्रीडम फाइटर हैं, और आज़ादी मिली और जितना फ्रीडम फाइटर था सब गांधी को भूल गया, और देखो मैं भी वकील हो गया यहाँ का बहुत बड़ा। तो ये गांधी का सपना था, तुम पूरा करो और हम तुमको पूरा समर्थन देंगे। और मिश्रा साहब कहा कि नहीं, इस लड़के को आप पूरा हेल्प कीजिए। और वहीं से आरा से उनकी कहानी शुरू हुई। कहानी बहुत लंबी है तो छोड़ दे रहे हैं। अब इसमें हम बताना चाहते हैं कि जो पैसा आया हमारे पास में शौचालय बनाने से, पब्लिक टॉयलेट का आइडिया दिया, वो लंबी कहानी छोड़ देते हैं उसको भी। सिर्फ कहते हैं कि सब हमने कहा कि पटना में जब इंट्रोड्यूस हुआ कि शौचालय इस्तेमाल के पैसा देना पड़ेगा। जो बिहार के लोग यहाँ बैठे होंगे माफ़ी चाहते हैं, हम खाली कहानी के लिए कह रहे हैं, आपके लिए नहीं कह रहे हैं। तो हल्ला हुआ कि यहाँ पर अब पैसा लगेगा शौचालय जाने के लिए। तो सब कहा कि भैया द बिहारीज दे डोंट पे बस फेयर रेल फेयर, वुड दे पे टॉयलेट फेयर। सब किस, ये तो बिहार के लोग बस पर चढ़ता है, रेल पर चढ़ता है, पैसे देता है, ये शौचालय का पैसा देगा ये लोग। हमने कहा देखो साफ रखोगे तो कोई नहीं मना करेगा, गंदा रहेगा जाए करो इसमें। ये आइडिया ऐसा काम किया कि सारे इंडिया में काम कर गया है। काबुल में जो गरीब नेशन है वहाँ बनाया हमने 5 शौचालय भारत सरकार के आदेश से, और इतना अच्छा चल रहा है कि मत पूछिए। और वहाँ भी आइडिया काम कर गया। अब इससे धन जो आया, हम इस पर आ रहे हैं, इसको धन को लगाया कहाँ, तो जो अछूत हैं, जो गरीब हैं, जो विधवा हैं, जो नीडी हैं, उनको लगाया। महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो पैसा है, जो पैसे लोग हैं, अब लोभी होते हैं सब, वो खर्च नहीं करते, सब नहीं होते हैं। तो ऐसा है कि वो खर्च करना चाहते नहीं हैं। एक लोभी था, वो गया पूजा में, तो पूजा में गया तो ऐसे हाथ किया, प्रसाद मिल गया उसको। वो था लोभी, तो देखा कि भाई उसको पीछे कर दिया हाथ, कहा कि एक तो मिल ही गया, दूसरा हाथ आगे बढ़ा दिया।
जो प्रसाद बांटने वाला था वो बांटते बांटते आया, अंतिम प्रसाद खत्म हो गया। तो भैया प्रसाद तो खत्म हो गया, अब नहीं है। तो इसमें हाथ मिला नहीं, इसमें तो नहीं मिला। अब पीछे जो हाथ किया था वो कुत्ता खा गया उसका। तो लोभी का धन कुत्ता खाता, ठीक है, क्योंकि तो गया काम से है नहीं। तो लोभ कर कर के इतना जमा करता है, अंत में कुत्ता खाता है। कुत्ता का बहुत आजकल फॉर्म है, खाली कुत्ता में ही डॉग नहीं है, बहुत फॉर्म उसका, कौन कौन खाता है उसका पैसा, ठीक है, कहाँ कहाँ फंसता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो आप अर्जित कर रहे हैं उसको समाज की भलाई में, लोगों की भलाई में कितना आप लगाते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। अब कहानी बताते हैं अहिंसा की, गांधी की सत्य अहिंसा की, क्योंकि 9 पॉइंट इसमें है। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एथिक्स, मोरालिटी, विजन, मिशन, कमिटमेंट, कैपेबिलिटीज एंड इफिशिएंसी। ये 9 जब कंबाइन करेगा तब जाके इस प्रकार का काम हो सकता है। और जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक जीवन एक कार्य, तो एक जीवन में आप एक ही कार्य कर सकते हैं, 10 काम करने का प्रयास किया नहीं कर सकते। तो हमने किया कि जब महिला ढोल प्रथा से निकले लोग, हमने वेद नहीं जलाए, हमने पुराण नहीं फाड़े और स्मृतियां नहीं जलाई हमने, क्योंकि ज्ञान के भंडार है वो। इसलिए हमने क्या किया, जो महिला ढोल निकले वो लोग, तो पढ़ाना शुरू कर दिया हमने, और पढ़ाया लिखाया, फिर काम सिखा दिया उन लोगों को, पापड़ बनाने का, अचार बनाने का, डूडल्स, पिकल्स, वो क्या सिखाया, कार्पेट वीविंग, टेलरिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, ब्यूटी पार्लर, सब सिखाया उसको हमने। वो कमा के अब अपना खाना खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं। सबसे जो पॉइंट देखा हमने कहाँ इसमें रुकावट है, तो जो लोग जानते होंगे इसको, ट्वाइस बोर्ड, द्विज संस्कार का मामला यहाँ पर था। तो हमने कहा कि जो हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं सिर्फ विश्लेषण के लिए, ना कि कहीं पर संवैधानिक संकट हो तो माफ कीजिएगा। तो ये इसमें क्या है कि शुद्ध क्यों बने, इसलिए बने कि उनको संस्कार नहीं करने दिया गया। ऊंची जाति के ब्राह्मण के संस्कार थे, उनको नहीं करने दिया गया, इससे शुद्ध कहा गया उनको। तो मैंने कहा कि यदि इनको संस्कार दे दिया है तब क्या होगा, तो समाज के मुद्दा जुड़ जाएंगे लोग। तो हम मंदिर ले गए, नोएडा टेम्पल का नाम सुना होगा आपने, कितना हंगामा हुआ था। वहाँ ले गए, अल्बर्ट में मंदिर है, 5 घंटा लगे रहे पंडित जी, तो जाने दे हम लोगों को। खैर करते कराते मंदिर में गए, तो मंदिर में ले गए, पूजा कराया उससे हमने। सब लोग विद्वान लोग बैठे हैं, जानते ही होंगे, खाली एक्सप्रेशन कह देते हैं। जो स्वाहा कहते हैं, स्वाहा अग्नि की पत्नी का नाम है। तो अग्नि का स्वाहा स्वाहा स्वाहा, तो जब अग्नि के में स्वाहा डालते हैं तो अग्नि भगवान खुश होते हैं। तो इसलिए उनको हमने ब्राह्मणों के साथ बैठा करके उनसे पूजा पाठ करवाया, गंगा जी में स्नान करवाया। बनारस में गंगा जी में आया स्नान करने के लिए, बाबा विश्वनाथ की पूजा की, और 200 ब्राह्मण परिवार के साथ, उनके पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ खाना खिलवाया। तो छपा अखबार में कि काशी में पहली घटना थी, काशी में पहली घटना थी कि अछूत और ब्राह्मण जो है एक साथ बैठ के खाना खाए। संगम में उनको लाया स्नान करने के लिए। तो जितने महंत जी लोग थे वो सारे के सारे आ गए, और वो जब लौटे जब अल्बर्ट टॉक में, तो जितने जजमान थे दौड़ गए उनके कि पुण्य कमा के आई हो, हमको गर्दन से गर्दन मिलो, प्रसाद लाओ। जो कभी उनको छूते नहीं थे, पानी ऊपर से देते थे, खाना ऊपर से देते थे, सब आके गले से गले मिला लिए। आज स्थिति क्या है कि अल्बर्ट में टॉक में जाते हैं घर में फेशियल करने के लिए। हमने समझा दिया है कि जब फेशियल करके लौटना ना, तो मैडम का गाल थोड़ा हट दिया करना था। सब डॉक्टर क्लाइंट है, तो पूछते हैं तो गाल क्यों हट देती हो? क्या है मैडम, फाउंडर साहब ने कहा हुआ है कि यही घर था जब मैं आती थी अछूत कहलाती थी, शौच साफ करती थी,
पानी ऊपर देती थी, खाना फेंक देती थी। आज वही घर है, कोई दूसरा नहीं है, और अपना गाल दे दिया चमकाने के लिए। तो कहते थे आपको याद दिलाने के लिए, तो कहती है पहले तुम लोग पखाड़ा साफ करती थी, गंदा रहती थी, इसलिए हम ऐसा करते थे हम लोग। अब तुम तो हमसे भी साफ रहती हो, और तुम तो अमेरिका चले गई, फ्रांस चले गई, अफ्रीका चले गए, हम लोग तो कहीं नहीं गए हैं, तो हमसे भी ऊपर हो। तो क्या किया हमने, पिरामिड में यहाँ पर है, अपर कास्ट का पिरामिड यहाँ पर था, ये लोग यहाँ थे फाउंडेशन में। तो पढ़ाया लिखाया, काम सिखलाया और द्विज संस्कार करा दिया, तो ये इनके बराबर आ गए। अब ये तो अमेरिका जाके थोड़ा ऊपर भी आ गए, तो फट से इनका हाथ पकड़ लिया उन्होंने। तो ये जो हाथ पकड़ लिया, तो ये महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कहीं अपर कास्ट के खिलाफ हम एक शब्द कहे न, हम कुछ भी नहीं कहा हमने। और जो दो मार्ग होता है, एक मार्ग होता है पुरुषों का, एक मार्ग होता है स्त्रियों का। तो पुरुषों का जो मार्ग होता है वो होता है छीनने का, झपटने का, अहंकार का, क्रोध का, लूटने का, मारने का, ये पुरुष का मार्ग है। स्त्रियों का मार्ग जो है वो है नम्रता का, विनम्रता का, क्षमा का, दान का, दया का, ये सब मार्ग स्त्रियों का मार्ग है। तो जो पुरुष स्त्रियों के मार्ग से चलेगा वो संसार में विजयी हो जाएगा, क्योंकि वो क्षमा से जा रहा है नहीं। तो अपर कास्ट के या ब्राह्मण के खिलाफ यदि हम हाथ उठाते तो मेरा हाथ तोड़ देते हो, लेकिन हमने ऐसा प्रणाम किया उनको कि सर भाई ये लोग भी उपेक्षित बहुत दिन से रहे हैं, अब तो खाना खाइए, अब तो अच्छे से काम कर रहे हैं, अब तो कोई गंदा काम करते नहीं है, तो अब इनके साथ खाइए, बैठिए, बात कीजिए, पूजा भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं। समाज ने कहा हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो ये गांधी के अहिंसा के अनेक प्रयोग हुए होंगे दुनिया भर में, कहने के प्रयोग रोज होते हैं। ऐसा प्रयोग दुनिया में कहीं नहीं हुआ है जिसमें 5000 वर्ष के छुआछूत की परंपरा 10-11 3 हंस लेके 11-12 वर्ष के अंतराल में एकदम आप जाएंगे दो शहर में, अल्बर्ट टॉक में, छुआछूत नाम की कोई चीज ही वहां नहीं। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि हमने जो काम किया इसमें अहिंसा। चे गिवेरा था जो क्यूबा की आज़ादी ली थी, 59 में वो इंडिया आया था। तो उसने कहा था भाषण में कि खाना, भूखों को खाना खिलाने के लिए हिंसा की जा सकती है, लेकिन तुरंत बात कहता है वो, लेकिन अपनी बातों को मैं इंडोर्स नहीं करता। मैं गांधी के बातों को इंडोर्स करता हूं, क्योंकि जो ऑपरेस्ट हैं, यदि ऑपरेशन को चेंज करेंगे तो ऑपरेशन जो है ऑपरेस्ट को चेंज करेंगे, तो वो सिलसिला समाप्त कभी नहीं होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि गांधी के अहिंसा के माध्यम से समाज में परिवर्तन होना चाहिए। इतना बड़ा रिवोल्यूशनरी जो हिंसा से आज़ादी लिया हो क्यूबा की, वह आके इंडिया में कह रहा है कि हम गांधी के सिद्धांत को, अहिंसा को हम मानते हैं। तो एक बड़ा परिवर्तन जो लाया हमने वो अहिंसा के माध्यम से लाया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें है। और उसमें जो महत्वपूर्ण बात ये है कि इसके माध्यम से जो आप काम करते हैं तो अस्थायी होता है, ये बड़ा समझने का चीज़ इसमें है। अब जो आपको हम कहना जा रहे हैं, चूंकि समय बहुत हो गया, हम सब संक्षिप्त कर खत्म करना चाहते हैं। आप न्यायाधीश बैठे हैं यहाँ पर हैं, भूतन भविष्यति, कभी हुआ नहीं होगा, आगे करने कर सकते हैं, अभी हुआ नहीं हुआ था। वृंदावन के विधवाओं के बारे में एक अखबार है द हिंदू, उस अखबार में एक रिपोर्ट छपा कि वृंदावन की विधवाओं को खाना नहीं मिलता है, वो भीख मांगती हैं और दवा की व्यवस्था नहीं है। सबसे वर्स्ट पार्ट था ये कि मरने के बाद उनके लाश को काट करके यमुना जी में फेंक दिया जाता है, पैसे के अभाव में संस्कार नहीं किया जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। उनकी एक संस्था है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी,
उससे कहा PIL फाइल करने के लिए। PIL फाइल हुआ। तो PIL फाइल हुआ, जब जजों ने जब हियरिंग शुरू किया उसका, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज थे उसमें, डबल बेंच था वो। अब सोचिए पार्टीज कौन है? भारत सरकार। पार्टीज कौन है? यूपी गवर्नमेंट, जहां हम खड़े हैं आपके यहाँ सामने बोल रहे हैं। वहां जजेस कहते हैं, और मिलनायर्स हमारे यहाँ बहुत हैं, मिलनायर्स अरबपति खरबपति हैं। तो भारत सरकार को भी नहीं कह रहे हैं लोग, न यूपी गवर्नमेंट को कह रहे हैं, न अरबपति को कह रहे हैं। आप कहते हैं नालसा से कि जब सुलभ माल से पूछो तो ये चैरिटी का बहुत बड़ा काम करते हैं सब, ये खाना खिलाएं कि नहीं खिलाएं विधवाओं को। वो चिट्ठी मेरे पास आई तो हमने कहा भैया अब सुप्रीम कोर्ट से किसी NGO को कहा जाए आज तक, ये तो मेरे ख्याल से जजमेंट नहीं आया होगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो विश्वास हमने हासिल किया, जो ऑनेस्टी की बात की, उनको पता होता कि हम गलत काम करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जज कभी इस लोग की बात नहीं करते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है NGOs के लिए खासकर कि आप अपने ऑनेस्टी को बचा के रखेंगे तभी आपको कोई स्वीकार करेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पार्लर्स में कभी नहीं हुआ होगा कि एक NGO का हमने करने के लिए हमने क्या किया। अब लंबी कहानी छोड़ दे रहे हैं, 2000 रुपया महीना देते हैं उनको हम प्रति माह। दवा का पूरा इंतजाम है। 7 एम्बुलेंस खरीद के दिया हम, 7 राष्ट्र में एक एम्बुलेंस। और रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं, DPO ने कहा, मथुरा के DPO ने, कि सर यूपी गवर्नमेंट से हमने एक एम्बुलेंस मांगा था, 2 साल तो बीत गया है, अब तक एम्बुलेंस नहीं आया है, और आपने 7 एम्बुलेंस दे दिया हम लोगों को। बड़ी खुशी हो गई, क्योंकि मरने के बाद लाश ले जाने के लिए तो कोई देता ही था एम्बुलेंस हम लोगों को, तो आपने ये दिया, बहुत अच्छी बात हो गई हमारी। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ से वो हमने पूरी व्यवस्था कर दी। और पढ़ते हैं अब ये इंग्लिश हिंदी बांग्ला पढ़ते हैं, काम सीखते हैं। बहुत सी माताएं जो है अब 2000 हम देते हैं, 1000 रुपया अपना कमाती हैं, वो माला बनाती हैं, अगरबत्ती बनाती हैं, कपड़ा सिलती हैं, क्या क्या करती हैं। और मरने के बाद पूरे हिंदू रीति से संस्कार होता है। तो ये इम्पोर्टेंट उसमें है कि अब पूरा साथ साथ क्या किया हमने कि ये जो राजा राम मोहन राय और पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर, उनके जो सपने हैं, अधूरे सपने, उसको भी हमने वृंदावन से जब शुरू किया तो उसको टेकअप कर लिया। और ये कहा कि भाई पत्नी मर जाए तो आप शादी करिए, खाइए पिए, घूमिए, मौज करिए, मस्ती की, डांस कीजिए, ड्रामा कीजिए। पति मर गया तो बात खत्म, लॉस्ट फॉर एवर। बस मरने का इंतजार है उसका। सादा कपड़ा पहनना है, अच्छा खाना नहीं खाना है, हरदम रोना उसको है, शादी ब्याह भाग नहीं लेना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उनका जीवन खत्म हो जाता है। हम जब गए थे उनसे मिलने के लिए, इतनी बार हम रोए। अब जिससे बात करें अपनी कहानी शुरू कर दे वो। अब इतनी कहानी थी इसमें, दर्दनाक कहानी सब, कि आंख में आंसू आ जाए। आज वहाँ पर जाइएगा तो अब होली खेलते हैं, वो दिवाली मनाते हैं। पति को छोड़ करके अब पूरा एक जो है उनका इंतजाम है। एक माँ है 108 वर्ष की। पत्रकार ने पूछा कि माता जी पहले तो आपसे मिले थे, आप कहती मरने का मन करता है, अब क्या मन करता है? हम जनरली लाल बंडी पहनते हैं, कभी कभी दूसरे पहनते हैं, लेकिन जैसे पहनते हैं। तो जब से लाल बाबा आए हैं ना, तब से अब जीने का मन करता है हम लोग। अब 108 वर्ष की जो माता है जो कहती है वो मरने का मन करता है, अब कहती है हमको जीने का मन करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है, लेकिन एक काम तो कर ही सकता है। एक जो धनी आदमी था, वो जा रहा था गाड़ी से, उस गाड़ी फंस गया इसमें कादों में। कादों समझते होंगे आप लोग। तो एक किसान देख रहा था, गया, उसको निकाला गाड़ी को, वो रुपया दिया कुछ, वो नहीं लिया। तो कहा तुम्हारा लड़का है? बोला हाँ लड़का तो है। उसको पढ़ाने का खर्चा देंगे तो लोगे? बोला हाँ उसको लेंगे। लड़का पढ़ लिख बड़ा डॉक्टर हो गया बहुत बड़ा। और उसका डॉक्टर लड़का था धनी आदमी का, वो बहुत बीमार पड़ गया और ठीक ही ना हो किसी से हो।
तो उसको ये बात याद आई कि एक लड़के को हमने दिया मदद की पढ़ने के लिए, वो लड़का जो है सुना है बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया, उससे मिलते हैं। गया, कहा कि हाँ इसको हम ठीक करेंगे, तो डॉक्टर ने ठीक कर दिया उसको। कौन था वो दोनों? जो ठीक किया वो डॉक्टर था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उसने किया। और पेशेंट कौन था? विंस्टन चर्चिल, जो प्राइम मिनिस्टर बना ब्रिटेन का। तो एक हेल्प से देखिए, एक लड़का को डॉक्टर बना दिया, वो डॉक्टर इतना जीवन बचा दिया और ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बना। तो आपके एक हेल्प से, कोई जरूरी नहीं कि आप इतना हेल्प करिए किसी को, एक बगल के पड़ोसी बच्चे को फीस दे दीजिए, आप एक किताब दे दीजिए, उससे इसका जीवन बदल सकता है। तो ये जो महत्वपूर्ण बात ये है कि लाइफ में गॉड हैज, अब हम खत्म कर रहे हैं, गॉड हैज हेल्प्ड यू टू हेल्प समवन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी काम जीवन आप करते हैं, यदि भगवान ने कुछ आपको आशीर्वाद दिया है, आप बड़े पद पर आए हैं, बड़े जगह पर आए हैं, तो इसका मतलब हुआ कि भगवान ने कहा है कि संसार में जा रहे हो तो दूसरों को भी हेल्प करना। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि ये सब बातें इतना महत्वपूर्ण है कि अब दो बात करके समाप्त करना चाहते हैं। उसमें यह है कि दो कंजूस था, मतलब एक कंजूस हस्बैंड था, उसकी वाइफ थी, दोनों कंजूस। एक दिन उसका हस्बैंड जो है आया, मुंह लटकाए हुए था। तो पत्नी ने पूछा कि क्या किसी को कुछ दे दिया क्या आपने, कुछ खो गया आपका? हम कि ना, किसी को कुछ दिया नहीं है, कुछ खोया नहीं, मेरा नहीं है। तो मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे एक को देखा दूसरे को देते हुए सब मुंह लटक गया हमारा। तो इस संसार में ऐसे ही बहुत लोग हैं जो देंगे न लेंगे, दूसरा जो देगा तो उसमें उनका मुंह लटकना बहुत है नहीं? इधर हम दे रहे हैं, आपको क्या लग रहा है उसमें? हाँ, दूसरे को देगा। हमको लोग कहता है हाँ रुपया उसको दे रहे हैं ना, तो देखिएगा ठीक से खर्च कर रहा कि नहीं कर रहा। वो लो तो 100 आदमी को हम मदद करें और 100 का हिसाब देख चले। हम क्या, मेरा यही काम है बैठ करके, अब कैसे खर्च करेगा, क्या खर्च करे, मेरा काम है क्या? अरे अपना खर्च कैसे करे वो जाने, उसका काम जाने। अंत में हम कहना चाहते हैं, एक पंडित जी थे, तो चिड़िया जो है वो चिड़िया को देखे, रिया जल के भस्म हो गई। तो पंडित सोचे कि अरे हम तो बहुत बड़े तांत्रिक हो गए। तो गए एक होटल के मालकिन के पास बैठे, उसका एक नौकर था, तो वो जाता था कोई मुर्दा ढो करके ले जाए, उसके पीछे लग जाए और लौट के आता था, बोला ये जो मरा है ये स्वर्ग में गया होगा। कोई दूसरा जाए मुर्दा ढो के ले जाए, उसके पीछे लग जाए, ये जो मरा है नरक में गया होगा ये। तो किसी को स्वर्ग कहे, किसी को नरक कहे, कोई स्वर्ग कहे, कोई नरक कहे। तो उसका पंडित जी दिमाग चकराया, बोला इतना विद्वान तो पंडित तो हम हैं, हम बता ही नहीं सकते कौन कहा गया, ये कैसे बताता है? पूछा उनके मालकिन से कि आपका नौकर तांत्रिक है क्या ये? बोला क्यों? बोला किसी को स्वर्ग कहता है, किसी को नरक कहता है, ये क्या जानता है? बोला है पंडित जी, इतना अकल नहीं है आपको। अरे जब आदमी मरता है तो उसको ढोता है आदमी, सब और 2 भाग बनता है। आगे चलता है बोलता है राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम सत्य। जो पीछे चलता है कहता हा बेचारा इतना अच्छा आदमी था, कैसे मर गया। जो सुन लेता है कहता है स्वर्ग गया होगा ये। जो फिर चलता है दूसरे के पीछे मंजिल लिया, दूसरा बड़ा मंजिल लिया, भले मर गया, बड़ा बदमाश था ये। ठीक है, तो वो सुन लेता है कि भले मर गया, बदमाश था ये, कहता नरक गया होगा ये, तो है ही नहीं। तो सारी यात्रा का समबोधन ये है कि जब आप अपना कुछ काम करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो आप सोचा करिए कि आपकी यात्रा कहाँ की होगी, इधर की या उधर की। ये तो निर्णय आपको लेना है। आपने बुलाया हमको, बहुत बहुत आप धन्यवाद। चंदेल जी को बहुत धन्यवाद, और मित्तल साहब यहाँ पर हैं, और न्यायाधीश महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता ये है कि यदि आप लोग अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो मैडम है
श्रीमती विनीता जौहरी जी। तो अब यदि अटती हमारे पॉकेट में तो ले जाते हैं हम। इतना अच्छा ही बोलती हैं तो आप तो ले नहीं जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली जरूर बुलाएंगे इनको हम सम्मान करने के लिए। इतने शब्द इनके पास में हैं, इतने अच्छे शब्द हैं, इस प्रकार से बात करती हैं कि प्रोग्राम इतना सुंदर हो जाता है। जिनके लिए जो शब्द कह रहे हैं बहुत मूल्यवान भी है, अच्छे भी, बढ़िया है। तो इनको अलग से बुला के दिल्ली में हम अपने हाथ से इनको सम्मान देंगे। एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, और ख़ासकर जो चंदेल साहब हैं उनके लिए जो बुलाया हमको, इतना दिया, और जितने पुस्तक जो लगे हुए हैं उनको। और बहुत अच्छी बात है कि ऐसे अवसर पर किसी न किसी बुला करके जो पुस्तकों का ज्ञान है, क्योंकि कालिदास ने कहा पुस्तकें बहुत है, ज्ञान बहुत है, अवधि थोड़ी है। तो जो बन पड़े काम करके संसार से चला जाना चाहिए, संसार से चला चाहिए। बहुत धन्यवाद। आज का पिरामिड यहाँ पर था, ये लोग यहाँ थे फाउंडेशन में, तो पढ़ाया लिखाया, काम सिखलाया और द्विज संस्कार करा दिया, तो ये इनके बराबर आ गए। अब ये तो अमेरिका जाके थोड़ा ऊपर भी आ गए, तो फट से इनका हाथ पकड़ लिया उन्होंने। तो ये जो हाथ पकड़ लिया, तो ये महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कहीं अपर कास्ट के खिलाफ हम एक शब्द कहे न, हम कुछ भी नहीं कहा हमने। और जो दो मार्ग होता है, एक मार्ग होता है पुरुषों का, एक मार्ग होता है स्त्रियों का। तो पुरुषों का जो मार्ग होता है वो होता है छीनने का, झपटने का, अहंकार का, क्रोध का, लूटने का, मारने का, ये पुरुष का मार्ग है। स्त्रियों का मार्ग जो है वो है नम्रता का, विनम्रता का, क्षमा का, दान का, दया का, ये सब मार्ग स्त्रियों का मार्ग है। तो जो पुरुष स्त्रियों के मार्ग से चलेगा वो संसार में विजयी हो जाएगा, क्योंकि वो क्षमा से जा रहा है नहीं। तो अपर कास्ट के या ब्राह्मण के खिलाफ यदि हम हाथ उठाते तो मेरा हाथ तोड़ देते हो, लेकिन हमने ऐसा प्रणाम किया उनको कि सर भाई ये लोग भी उपेक्षित बहुत दिन से रहे हैं, अब तो खाना खाइए, अब तो अच्छे से काम कर रहे हैं, अब तो कोई गंदा काम करते नहीं है, तो अब इनके साथ खाइए, बैठिए, बात कीजिए, पूजा भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं। समाज ने कहा हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो ये गांधी के अहिंसा के अनेक प्रयोग हुए होंगे दुनिया भर में, कहने के प्रयोग बहुत रोज होते हैं। ऐसा प्रयोग दुनिया में कहीं नहीं हुआ है जिसमें 5000 वर्ष के छुआछूत की परंपरा 10-11 3 हज लेके 11-12 वर्ष के अंतराल में एकदम आप जाएंगे दो शहर में, अल्बर्ट टॉक में, छुआछूत नाम की कोई चीज ही वहां नहीं। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि हमने जो काम किया इसमें अहिंसा। चे गेवेरा था जो क्यूबा की आज़ादी ली थी, 59 में वो इंडिया आया था। तो उसने कहा था भाषण में कि खाना, भूखों को खाना खिलाने के लिए हिंसा की जा सकती है, लेकिन तुरंत बात कहता है वो, लेकिन अपनी बातों को मैं इंडोर्स नहीं करता। मैं गांधी के बातों को इंडोर्स करता हूं, क्योंकि जो ऑपरेस्ट है, यदि ऑपरेशन को चेंज करेंगे तो ऑपरेशन जो है ऑपरेस्ट को चेंज करेंगे, तो वो सिलसिला समाप्त कभी नहीं होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि गांधी के अहिंसा के माध्यम से समाज में परिवर्तन होना चाहिए। इतना बड़ा रिवोल्यूशनरी जो हिंसा से आज़ादी लिया हो क्यूबा की, वह आके इंडिया में कह रहा है कि हम गांधी के सिद्धांत को, अहिंसा को हम मानते हैं। तो एक बड़ा परिवर्तन जो लाया हमने वो अहिंसा के माध्यम से लाया, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें है। और उसमें जो महत्वपूर्ण बात ये है कि इसके माध्यम से जो आप काम करते हैं तो अस्थायी होता है, ये बड़ा समझने का चीज़ इसमें है। अब जो आपको हम कहना जा रहे हैं, चूंकि समय बहुत हो गया, हम सब संक्षेप कर खत्म करना चाहते हैं। आप न्यायाधीश बैठे हैं यहाँ पर हैं, भूत न भविष्यति, कभी हुआ नहीं होगा, आगे करने कर सकते हैं, अभी हुआ नहीं हुआ था। वृंदावन के विधवाओं के बारे में एक अखबार है द हिंदू, उस अखबार में एक रिपोर्ट छपा
कि वृंदावन की विधवाओं को खाना नहीं मिलता है, वो भीख मांगती हैं, और दवा की व्यवस्था नहीं है। सबसे वर्स्ट पार्ट था ये कि मरने के बाद उनके लाश को काट करके यमुना जी में फेंक दिया जाता है, पैसे के अभाव में संस्कार नहीं किया जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। उनकी एक संस्था है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, उससे कहा PIL फाइल करने के लिए। PIL फाइल हुआ। तो PIL फाइल हुआ, जब जजों ने जब हियरिंग शुरू किया उसका, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज थे उसमें, डबल बेंच था वो। अब सोचिए पार्टीज कौन है? भारत सरकार। पार्टीज कौन है? यूपी गवर्नमेंट, जहां हम खड़े हैं आपके यहाँ सामने बोल रहे हैं। वहां जजेस कहते हैं, और मिलियनर्स हमारे यहाँ बहुत हैं, मिलियनर्स, अरबपति खरबपति हैं। तो भारत सरकार को भी नहीं कह रहे हैं लोग, न यूपी गवर्नमेंट को कह रहे हैं, न अरबपति को कह रहे हैं। आप कहते हैं नालसा से कि जब सुलभ माल से पूछो तो ये चैरिटी का बहुत बड़ा काम करते हैं सब, ये खाना खिलाएं कि नहीं खिलाएं विधवाओं को। वो चिट्ठी मेरे पास आई, तो हमने कहा भैया अब सुप्रीम कोर्ट से किसी NGO को कहा जाए आज तक, ये तो मेरे ख्याल से जजमेंट नहीं आया होगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो विश्वास हमने हासिल किया, जो ऑनेस्टी की बात की, उनको पता होता कि हम गलत काम करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जज कभी सुलभ की बात नहीं करते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है NGOs के लिए खासकर कि आप अपने ऑनेस्टी को बचा के रखेंगे तभी आपको कोई स्वीकार करेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पार्लर्स में कभी नहीं हुआ होगा कि एक NGO का हमने करने के लिए हमने क्या किया। अब लंबी कहानी छोड़ रहे हैं, 2000 रुपया महीना देते उनको हम प्रति माह। दवा का पूरा इंतजाम है। 7 एम्बुलेंस खरीद के दिया हम, 7 आश्रम एक एम्बुलेंस। और रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं, DPO ने कहा, मथुरा के DPO ने, कि सर यूपी गवर्नमेंट से हमने एक एम्बुलेंस मांगा था, 2 साल तो बीत गया है, अब तक एम्बुलेंस नहीं आया है, और आपने 7 एम्बुलेंस दे दिया हम लोगों को। बड़ी खुशी हो गई, क्योंकि मरने के बाद लाश ले जाने के लिए तो कोई देता ही था एम्बुलेंस हम लोगों को, तो आपने दे दिया, बड़ी अच्छी बात हो गई हमारी। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ से वो हमने पूरी व्यवस्था कर दी, और पढ़ते हैं अब ये इंग्लिश हिंदी बांग्ला पढ़ते हैं, काम सीखते हैं। बहुत सी माताएं जो है अब 2000 हम देते हैं, 1000 रुपया अपना कमाती है, वो माला बनाती हैं, अगरबत्ती बनाती हैं, कपड़ा सिलती हैं, क्या क्या करती हैं। और मरने के बाद पूरे हिंदू रीति से संस्कार होता है। तो ये इम्पोर्टेंट उसमें है कि अब पूरा साथ साथ क्या किया हमने कि ये जो राजा राम मोहन राय और पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनके जो सपने हैं, अधूरे सपने, उसको भी हमने वृंदावन से जब शुरू किया तो उसको टेकअप कर लिया। और ये कहा कि भाई पत्नी मर जाए तो आप शादी करिए, खाइए पिए, घूमिए, मौज करिए, मस्ती की, डांस कीजिए, ड्रामा कीजिए। पति मर गया तो बात खत्म, लॉस्ट फॉर एवर। बस मरने का इंतजार है उसका। सादा कपड़ा पहनना है, अच्छा खाना नहीं खाना है, हरदम रोना उसको है, शादी ब्याह भाग नहीं लेना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उनका जीवन खत्म हो जाता है। हम जब गए थे उनसे मिलने के लिए, इतनी बार हम रोए, अब जिससे बात करें अपनी कहानी शुरू कर दे वो। अब इतनी कहानी थी इसमें, दर्दनाक कहानी सब, कि आंख में आंसू आ जाए। आज वहाँ पर जाइएगा तो अब होली खेलते हैं, वो दिवाली मनाते हैं, पति को छोड़ करके। अब पूरा एक जो है उनका इंतजाम है। एक माँ है 108 वर्ष की। पत्रकार ने पूछा कि माता जी पहले तो आपसे मिले थे, आप कहती मरने का मन करता है, अब क्या मन करता है? हम जनरली लाल बंडी पहनते हैं, कभी कभी दूसरे पहनते हैं, लेकिन जैसे पहनते हैं। जब से लाल बाबा आए हैं ना, तब से अब जीने का मन करता है हम लोग। अब 108 वर्ष की जो माता है जो कहती है वो मरने का मन करता है, अब कहती है हमको जीने का मन करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है, लेकिन एक काम तो कर ही सकता है। एक
जो धनी आदमी था, वो जा रहा था गाड़ी से, उस गाड़ी फंस गया इसमें कादों में। कादो समझते होंगे आप लोग। तो एक किसान देख रहा था, गया, उसको निकाला गाड़ी को, वो रुपया दिया कुछ, वो नहीं लिया। तो कहा तुम्हारा लड़का है? बोला हाँ लड़का तो है। उसको पढ़ाने का खर्चा देंगे तो लोगे? बोला हाँ उसको लेंगे। लड़का पढ़ लिख बड़ा डॉक्टर हो गया, बहुत बड़ा। और उसका डॉक्टर लड़का था धनी आदमी का, वो बहुत बीमार पड़ गया और ठीक ही ना हो किसी से हो। तो उसको ये बात याद आई कि एक लड़के को हमने मदद की पढ़ने के लिए, वो लड़का जो है सुना है बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया, उससे मिलते हैं। गया, कहा कि हाँ इसको हम ठीक करेंगे। तो डॉक्टर ने ठीक कर दिया उसको। कौन था वो दोनों? जो ठीक किया वो डॉक्टर था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उसने किया था। और पेशेंट कौन था? विंस्टन चर्चिल, जो प्राइम मिनिस्टर बना ब्रिटेन का। तो एक हेल्प से देखिए, एक लड़का को डॉक्टर बना दिया, वो डॉक्टर इतना जीवन बचा दिया, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बना। तो आपके एक हेल्प से, कोई जरूरी नहीं कि आप इतना हेल्प करिए किसी को। एक बगल के पड़ोसी बच्चे को फीस दे दीजिए, आप एक किताब दे दीजिए, उससे उसका जीवन बदल सकता है। तो ये जो महत्वपूर्ण बात ये है कि लाइफ में गॉड हैज, अब हम खत्म कर रहे हैं, गॉड हैज हेल्प्ड यू टू हेल्प समवन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी काम जीवन आप करते हैं, यदि भगवान ने कुछ आपको आशीर्वाद दिया है, आप बड़े पद पर आए हैं, बड़े जगह पर आए हैं, तो इसका मतलब हुआ कि भगवान ने कहा है कि संसार में जा रहे हो तो दूसरों को भी हेल्प करना। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि ये सब बातें इतना महत्वपूर्ण है कि अब दो बात करके समाप्त करना चाहते हैं। उसमें यह है कि दो कंजूस था, मतलब एक कंजूस हस्बैंड था, उसकी वाइफ थी, दोनों कंजूस। एक दिन उसका हस्बैंड जो है आया, मुंह लटकाए हुए था। तो पत्नी ने पूछा कि क्या किसी को कुछ दे दिया क्या आपने? कुछ खो गया आपका? हम कहना ना, किसी को कुछ दिया नहीं है, कुछ खोया नहीं, मेरा नहीं है। तो मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे एक को देखा दूसरे को देते हुए सब मुंह लटक गया हमारा। तो इस संसार में ऐसे ही बहुत लोग हैं जो देंगे ना लेंगे, दूसरा जो देगा तो उसमें उनका मुंह लटकना बहुत है नहीं? इधर हम दे रहे हैं, आपको क्या लग रहा है उसमें? हाँ, दूसरे को देगा। हमको लोग कहता है हाँ रुपया उसको दे रहे हैं ना, तो देखिएगा ठीक से खर्च कर रहा कि नहीं कर रहा। बोल लो तो 100 आदमी को हम मदद करें और 100 का हिसाब देख चले। हम क्या, मेरा यही काम है बट करके अब कैसे खर्च करेगा, क्या खर्च करेगा, मेरा काम है क्या? अरे अपना खर्च कैसे करे वो जाने, उसका काम जाने। अंत में हम कहना चाहते हैं, एक पंडित जी थे, तो चिड़िया जो है वो चिड़िया को देखे, रिया जल के भस्म हो गई। तो पंडित सोचे कि अरे हम तो बहुत बड़े तांत्रिक हो गए। तो गए एक होटल के मालकिन के पास बैठे, उसका एक नौकर था, तो जाता था कोई मुर्दा ढो करके ले जाए, उसके पीछे लग जाए और लौट के आता था। बोला ये जो मरा है ये स्वर्ग में गया होगा, कोई दूसरा जाए मुर्दा ढो के ले जाए, उसके पीछे लग जाए, ये जो मरा है नरक में गया होगा। ये तो किसी को स्वर्ग कहे, किसी को नरक कहे, कोई स्वर्ग कहे, कोई नरक कहे। तो उसका पंडित जी दिमाग चकराया। बोला इतना विद्वान तो पंडित तो हम हैं, हम बता ही नहीं सकते कौन कहा गया, ये कैसे बताता है? पूछा उनके मालकिन से कि आपका नौकर तांत्रिक है क्या ये? बोला क्यों? बोला किसी को स्वर्ग कहता है, किसी को नरक कहता है, ये क्या जानता है? बोला है पंडित जी, इतना अकल नहीं है आपको। अरे जब आदमी मरता है तो उसको ढोता है आदमी, सब का 2 भाग बनता है। आगे चलता है बोलता है राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम सत्य। जो पीछे चलता है कहता हा बेचारा इतना अच्छा आदमी था, कैसे मर गया। तो सुन लेता है, कहता है स्वर्ग गया होगा ये। जो फिर चलता है दूसरे के पीछे मंजिल लिया, दूसरा बड़ा मंजिल लिया, भले मर गया, बड़ा बदमाश था ये। ठीक है, तो वो सुन लेता है कि भले मर गया, बदमाश था ये, कहता नरक गया होगा ये। तो
है नहीं। तो सारी यात्रा का समम बोधम ये है कि जब आप अपना कुछ काम करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो आप सोचा करिए कि आपकी यात्रा कहाँ की होगी, इधर की या उधर की। ये तो निर्णय आपको लेना है। आपने बुलाया हमको, बहुत बहुत आप धन्यवाद। चंदेल जी को बहुत धन्यवाद, और मित्तल साहब यहाँ पर हैं, और न्यायाधीश महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता ये है कि यदि आप लोग अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो मैडम है श्रीमती विनीता जौहरी जी, तो अब यदि अटती हमारे पॉकेट में तो ले जाते हैं हम। इतना अच्छा ही बोलती हैं तो आप तो ले नहीं जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली जरूर बुलाएंगे इनको हम सम्मान करने के लिए। इतने शब्द इनके पास में हैं, इतने अच्छे शब्द हैं, इस प्रकार से बात करती हैं कि प्रोग्राम इतना सुंदर हो जाता है। जिनके लिए जो शब्द कह रहे हैं बहुत मूल्यवान भी है, अच्छे भी, बढ़िया है। तो इनको अलग से बुला के दिल्ली में हम अपने हाथ से इनको सम्मान देंगे। एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, और ख़ासकर जो चंदेल साहब हैं उनके लिए जो बुलाया हमको, इतना दिया, और जितने पुस्तक जो लगे हुए हैं उनको। और बहुत अच्छी बात है कि ऐसे अवसर पर किसी किसी बुला करके जो पुस्तकों का ज्ञान है, क्योंकि कालिदास ने कहा पुस्तकें बहुत है, ज्ञान बहुत है, अवधि थोड़ी है। तो जो बल पड़े काम करके संसार से चला जाना चाहिए, संसार से चला चाहिए। बहुत धन्यवाद।